स्टूडेंट, हमारी शिक्षण की सामान्य प्रविधियाँ चल रही थी और उसके बारे में मैंने बताया था कि प्रविधियाँ होती क्या हैं। तो वो मैंने आपको बता दी थी कि लोग बाग विधि और प्रविधि को एक ही समझते हैं, तो ऐसा है नहीं। विधि अलग है और प्रविधि अलग है। तो विधि वह होता है जिसके द्वारा हम छात्र को ज्ञान प्रदान करते हैं, और प्रविधि में शिक्षक की सारी गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं, निहित होती हैं। तो ये दोनों ही अलग हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ और इसमें भी इसलिए बता रही हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। स्टूडेंट, मैं ये इसलिए दोबारा से समझाती हूँ जिससे आपकी समझ में और अच्छे से आ जाए। आप लोग जितनी बार मेरा वीडियो देखेंगे और जब तक ये टॉपिक चलेगा तब तक मैं पुराने जितना भी कोर्स है, जो शिक्षण प्रविधियाँ हैं या कोई भी टॉपिक है, तो जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा स्टार्टिंग से ही ये टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए मैं ये दोबारा से बताती रहती हूँ आपको, और इसलिए भी कि नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो उन्हें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, तो उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ, जो आज ही से हमारे साथ जुड़ रहे हों इसलिए। तो चलिए देखते हैं शिक्षण प्रविधि क्या होती है। तो ये मैंने बताया है कि विधि और प्रविधि अलग अलग होती हैं, लेकिन लगता ये है कि ये एक ही होती हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग होती हैं। शिक्षण प्रविधि क्या होती है? विषय वस्तु के, जो हमारी विषय वस्तु है उसके प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावशाली और उद्देश्यपरक बनाने के लिए हम जिन उपायों का यूज़ करते हैं उनको शिक्षण प्रविधि कहते हैं। शिक्षण प्रविधि के प्रकार जो हैं वो मैंने आपको बताए थे कि इसके 8 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? व्याख्या प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षित अध्ययन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि और प्रश्न प्रेक्षण तथा प्रत्युत्तर प्रविधि। तो ये इसके 8 प्रकार हैं। और शिक्षण विधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है, जबकि शिक्षण विधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है, और शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से ना होकर केवल शिक्षण विधि से होता है। आपकी समझ में आ गया होगा ये। शिक्षण विधि का उद्देश्य प्रत्यक्ष, शिक्षण विधि का शिक्षण उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष होता है। मतलब हम कह सकते कि जो प्रविधि है वो क्या है? वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की जरूरत होती है, किसके लिए? वैज्ञानिक विश्लेषण, या हम किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं उसके लिए जो जिन वास्तविक तथ्यों की जरूरत होती है उन्हें इकट्ठा करने के लिए, उन्हें जब इकट्ठा करते हैं, कौन करता है? अनुसंधानकर्ता। तो उन्हें इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिस विधि का या जिस तरीके को अपनाता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, आज भी समझा दिया है। और हमारी तीन प्रविधियां हम करा चुके थे, व्याख्या प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, विवरण प्रविधि, और आज हम 4th कराएंगे जो कि हमारी वर्णन प्रविधि है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट, एक और बात मैं बोलना चाह रही थी कि कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें से, जैसे अब ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे ये हैं प्रविधियाँ हैं, तो इसमें से मान लीजिए 2 प्रविधि आपकी आएंगी एग्ज़ाम में, बाकी की नहीं आएंगी। तो आप, ऐसा नहीं है कि 2 ही तैयार करें, 2 को अच्छे से तैयार करिए क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, लेकिन बाकी की जो रह जाएंगी आपकी 6, इन्हें भी आप देखिएगा, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी प्रविधियां होती हैं। आपकी जीके के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको पूरा टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में जितना आएगा उसे आप अच्छे से देखिए, बाकी आपको ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि प्रविधियां होती हैं तो कितनी होती हैं। अगर मैं आपको 2 कराऊंगी, 2 आपके सिलेबस में है, तो फिर 2 करा दूंगी तो आपको लगेगा कि 2 ही थी क्या,
लेकिन ऐसा नहीं है। 8 हैं तो मैं 8 कराऊंगी, बाकी 2 आपकी सिलेबस में है तो वो मैं बताती चलूँगी कि आपकी ये 2 सिलेबस में है, लेकिन ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको करा रही हूँ। तो इसीलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करती हुई चलती हूँ। तो चलिए देखते हैं, आज हम 4th देखेंगे, वर्णन प्रविधि। ये ज़रूरी नहीं है, ये प्रविधियाँ इतनी ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में आए। बस ये आ सकती हैं कि कितनी हैं और क्या क्या उनके नाम हैं, ये आ सकते हैं। बाकी इनके बारे में इतना डीपली नहीं हमें देखना है। और आ भी जाएंगी 1% अगर आ जाएंगी तो इन्हें आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज हमारी 4th है वर्णन प्रविधि। तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता कि मुझे करना पड़ेगा, सभी जानते हैं ये प्रविधि कौन सी होती है। जब हम पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाया जाता है तो उसमें ज़्यादातर इस प्रविधि का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। वर्णन प्रविधि वह प्रविधि है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु तथा घटना का छात्रों के समक्ष पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। मतलब एक टीचर को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए कि किसी भी घटना को या किसी भी विषय वस्तु को किस तरह से वर्णन करना आना चाहिए टीचर को, जिससे छात्रों को लगे कि बिल्कुल ये तो ऐसा चित्र प्रस्तुत हो जाए, शाब्दिक चित्र, कि छात्रों को ये लगे कि हम उस समय थे, ये हमारी आंखों देखी घटना है। तो ये हर एक को नहीं आती है ये प्रविधि का यूज़ करना, लेकिन टीचर को आना चाहिए। इस प्रविधि के माध्यम से किसी घटना, दृश्य एवं नियम तथा सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। केवल प्रश्नोत्तर या विवरण प्रविधि से सभी बातें स्पष्ट नहीं होती तथा छात्रों के मानस पर संपूर्ण चित्र नहीं बन पाता। इसके लिए शिक्षक को वर्णन प्रविधि के द्वारा विस्तारित वर्णन करना पड़ता है, जिसके लिए उसे अतिरिक्त परिश्रम तथा तैयारी करनी पड़ती है। वर्णन को विस्तृत विवरण कहना ज़्यादा उपयुक्त है, परंतु इसमें विवरण प्रविधि की विश्लेषण, आलोचना तथा टीका टिप्पणी की भावना निहित नहीं है। इसमें तो विषय वस्तु का सांगोपांग विवेचन एवं प्रस्तुतिकरण समावेशित होता है। तो ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। वर्णन करना एक कला है, मैंने बताया ये एक कला होती है जो टीचर को आनी चाहिए, ये हर एक को नहीं आती है। और सजीव रोचक वर्णन करना एक दक्षता या कौशल है। सजीव वर्णन यानी कि जो बताया मैंने, जैसे कि बिल्कुल ऐसा लगे कि ये घटना हमारे सामने, आँखों के सामने घटित हो रही है। तो ये भी हर एक में ये नहीं होती है क्वालिटी। चलिए आगे देखते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग किसी मूवी की स्टोरी बताते हैं और किसी सीरियल की स्टोरी बताते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ हम उसे देख रहे हैं। तो ये भी हर एक को नहीं आता। और सच बताऊं तो कम लोगों को ये चीज़ आती है। ये वर्णन की जो प्रविधि है इसका यूज़ कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी जो बातें बताने वाली होती हैं कि किसी मूवी की स्टोरी, उसके लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। और बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे सीन किस तरह से घटित हो रहा है और किस तरह से डायलॉग बाजी होती है, तो वो वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कम ही लोग कर पाते हैं। चलिए इसे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। वर्णन प्रविधि को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वर्णन करते समय विषय वस्तु से संबंधित भावों में उतार चढ़ाव, मुद्रा विन्यास तथा स्वर की आरोह अवरोहकता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छी वर्णन शैली के ये आवश्यक तत्व हैं। साथ ही अच्छी वर्णन शैली के लिए भाषा की सरलता, सहजता, सुबोधता एवं स्पष्टता का अपना महत्व है। जब हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो जिस तरह की हमारी बातें होती हैं, जिस तरह की घटनाएं घटित होती हैं उस वर्णन में, तो उसी के हिसाब से उतार चढ़ाव, मुद्रा विन्यास और स्वर भी उसी तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम सुना रहे हैं कोई दुखी की घटना और हमारे भाव कैसे आ रहे हैं,
हंसी वाले, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे जो हमारे शब्द जो हैं, हमारे वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो हमारे एक्सप्रेशन के साथ मैच करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णीय विषय से तादात्म्यता स्थापित करने के लिए छात्रों के मानसिक स्तर तथा सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंध जोड़ना अच्छा रहता है। छात्रों के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वर्णन छात्रों की रुचि एवं विकास अवस्था के अनुकूल एवं उपयुक्त होना चाहिए। वर्णन स्वयं में संपूर्ण, सर्वांगपूर्ण, व्यापक तथा बहुपक्षीय हो तो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो ये इसकी प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ये सारे सुझाव दिए गए हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्णन प्रविधि की सीमाएं, अब किन चीज़ों से बचना चाहिए ये भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं। वर्णन प्रविधि में शिक्षक छात्रों की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय होता है, छात्र की क्रियाशीलता कम होती है। तो जब वर्णन प्रविधि में तो छात्र से ज़्यादा शिक्षक सक्रिय होगा ही, और छात्र क्योंकि सुन रहे हैं तो उनकी क्रियाशीलता कम होगी। ये तो नेचुरल है, नेचुरल ही बात है। तो चलिए आगे देखें। कभी कभी वर्णन इतना लंबा और बड़ा और लंबा हो जाता है कि भाषण बन जाता है और ऊब होने लगती है। वर्णन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा लंबा वर्णन हो जाएगा तो एक तरह से ऊब जाएंगे बच्चे, तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। वर्णन विधि का ज़्यादा प्रयोग पाठ को नीरस बनाने लगता है। वही चीज़ है कि ऊब जाएंगे तो वो नीरस लगेगा, उसकी रोचकता खत्म हो जाएगी। वर्णन की भाषा एवं उसकी विषय वस्तु उपयुक्त ना हो तो शिक्षण यांत्रिक बनने लगता है। वर्णन की भाषा एवं उसकी विषय वस्तु उपयुक्त ना हो तो शिक्षण यांत्रिक लगने लगता है। वर्णन हम किस भाषा में करते हैं और हमारी विषय वस्तु किस तरह की, तो उससे वो भी महत्वपूर्ण है। भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है, वर्णन में महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा को ध्यान में रखकर किस तरह की भाषा का यूज़ करना है यह भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्णन प्रविधि के कुशल उपयोग हेतु शिक्षकों की अभिव्यक्ति की विधि, उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का गठन तथा भाषा एवं विषय वस्तु पर अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शिक्षक की वर्णन शैली समान रूप से प्रभावोत्पादक नहीं होती। देखिए ये तो है ही कि जो शिक्षक है उसका अपनी उसका भाषा पे कमान होनी चाहिए, उसे अपनी भाषा पर कमान होना चाहिए, उसके शब्दों का प्रयोग उचित होना चाहिए। विषय वस्तु जिसके बारे में वो वर्णन कर रहा है उस पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वर्णन प्रविधि का प्रयोग करते समय सावधानियां। वर्णन प्रविधि की उपर्युक्त सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसके प्रयोग के लिए अग्रांकित सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सी हैं। वर्णन करने से पूर्व शिक्षक को वर्णन की पूरी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए और एक निश्चित क्रम में वर्णन करना चाहिए तथा तार्किक क्रम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जब भी हम किसी विषय वस्तु को तैयार करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से पॉइंट पर वर्णन करना है या हमारे कौन कौन से पॉइंट वर्णन में शामिल किए जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई पॉइंट भूल रहे हों, तो उसके लिए हमें रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। वर्णन रोचक, मनोरंजक तथा आकर्षक शैली में किया जाना चाहिए। भाषा में सरलता, सहजता तथा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ये तो मैंने बताया ही है कि किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, और भाषा सरल होनी चाहिए और सहज और शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलत उच्चारण कर रहे हैं तो वो सही नहीं रहता है। आगे, वर्णन में क्लिष्टता से बचना चाहिए तथा इसे सजीव बनाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। वर्णन प्रसंग के अनुसार हो तथा आवश्यक उदाहरणों का एवं अनुकूल श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग उपयुक्त हो। वर्णन में जो हमारा टॉपिक है उसके
उसके अनुसार ही जो उदाहरण या जो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। वर्णन में पूर्णता एवं व्यापकता होनी चाहिए। वर्णन के द्वारा छात्रों में उपयुक्त मानस चित्र की रचना करने पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य योजना बनाते समय ही विचार कर लेना चाहिए कि उसे कक्षा में कब, किस स्थल पर, कितना तथा किस स्तर का, किन सामग्रियों तथा किन प्रविधियों का उसे प्रयोग करना है। उस प्रकार अनावश्यक बातों तथा अवांछित घटनाओं के वर्णन से बचा जा सकता है। ये तो मैंने बताया ही है कि शिक्षक को जब पाठ्य योजना बनाते हैं तभी ये चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए कि किस समय पर, किस स्थान पर, किस स्तर का हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो ये तो पहले से ही तैयार किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विवरण एवं वर्णन प्रविधियों की तुलना, इनकी हम देख लेते हैं तुलना। दोनों एक सी लगती हैं इसलिए। विवरण संक्षिप्त होता है, वर्णन विस्तृत तथा लंबा होता है। देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है, तो आप लोग देख लीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। कि विवरण संक्षिप्त होता है और वर्णन विस्तृत तथा लंबा होता है। ये ही सबसे पहला अंतर होता है इसमें। उसके बाद विवरण द्वारा तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। वर्णन द्वारा तथ्यों को तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। विवरण अधिकतर मौखिक प्रस्तुत किया जाता है। वर्णन मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। विवरण की प्रकृति विश्लेषणात्मक ज़्यादा होती है, वर्णन की प्रकृति संश्लेषणात्मक ज़्यादा होती है। ये इनके अंतर हैं, देख लीजिएगा। इनमें आ सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। विवरण प्रविधि का प्रयोग विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए कभी कभी किया जाता है। वर्णन प्रविधि का प्रयोग सजीव व सर्वांगपूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने के लिए अनवरत रूप से किया जाता है। तो ये हमारी थी वर्णन प्रविधि, ये हमारी पूरी हो गई है। इसके बाद हमारी 5th होगी तो कहानी कथन प्रविधि होगी। आप लोग इसे अच्छे से देखिए और इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा कि इनकी तुलना किस तरह से की गई है। बाकी इतना ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई चीज़ें नहीं हैं, और होती हैं तो मैं बीच बीच में बताती चलती हूँ। बाकी जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं या आते रहते हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।